हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग मित्रों। आइए हम लोग आज मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्यामिति पढ़ते हैं। और ज्यामिति पढ़ने से पहले या कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। क्या होगा? हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा और जानना चाहिए। यही पढ़ने का सही तरीका है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानें। ठीक है? अगर हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम अधूरा ज्ञान ले रहे हैं। और अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसानदायक होता है, क्योंकि हम इस भरोसे में पड़े रहते हैं कि हमें उस बात का नॉलेज तो है, लेकिन जो नॉलेज होता है वो अधूरा होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि बात पता ही नहीं है। तो हमें ज्यामिति पढ़ना है तो सबसे पहले हम ज्यामिति जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, कब शुरू हुई, आदिकाल से शुरू हुई कि कब से शुरू हुई, इसके बारे में हम आपसे विधिवत चर्चा करेंगे कि है क्या। ठीक है? तो जो ज्यामिति शब्द है, क्या है? जो ज्यामिति शब्द है वो बना किससे है ये जानना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के चाहे जो हो उसके शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। क्या होता है? उसके शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। और कुछ हम इस तरीके से पढ़ेंगे आप कि उसके शाब्दिक अर्थ से अगर हमें अर्थ पता हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ज्यामिति शब्द यूनान भाषा के जियो प्लस मेट्रिन शब्द से बना है। किससे बना है? यूनान भाषा के जियो प्लस मेट्रिन शब्द से बना है। जियो का तात्पर्य क्या हो? जो जियोग्राफी में जियो है वही जियो भी है, जियोग्राफी का भी जियो है। तो जियो का मतलब होता है भू। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। बड़ी सिंपल सी बात है। और मेट्रिन का तात्पर्य होता है माप। मेट्रिन का तात्पर्य क्या होता है? माप। और दूसरी बात मित्रों, हमें एक बात ये समझ करके चलना है कि कोई भी कार्य या कोई भी नॉलेज, ज्ञान जो है, उसको कक्षा के आधार पे नहीं मापना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम यही कर देते हैं कि तो कक्षा 9 का है, तो कक्षा 8 का है, 7 का है या 10 का है। ठीक है? इस आधार पर अगर हम मापेंगे तो अपने साथ अन्याय करेंगे। इसको कक्षा के आधार पर नहीं नापना चाहिए। ज्यामिति का इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा आपके दैनिक जीवन में योगदान है कि 9th में तो है ही, 8th में है ही, 10th में है। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, चाहे आप यूपीपी की तैयारी करें, यूपीएसआई की तैयारी करें, कोई बैंकिंग सर्विस की तैयारी करें, किसी भी बैंक से रिलेटेड सर्विस हो, रेलवे से रिलेटेड आपकी सर्विस हो, ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप पीसीएस का सी-सेट का पेपर देंगे, पीसीएस के सी-सेट का पेपर देंगे, यूपीएससी के सी-सेट का पेपर देंगे, वहाँ भी ज्यामिति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी पेपर में अगर आप बैठेंगे ना, उसमें ज्यामिति आपको मिलेगी ही मिलेगी। हर हाल में आपको ज्यामिति मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं कि आपको बिना ज्यामिति के वो हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपको ज्यामिति मिलेगी ही मिलेगी तो ज्यामिति कक्षा 9 की कैसे हो सकती है और ज्यामिति कक्षा 10 की कैसे हो सकती है? कैसे डिवाइड किया जा सकता है? जिस तरीके से आप अपने माँ बाप को नहीं डिवाइड कर सकते कि उनका माँ है, उनके बाप 2 भाई हो, 3 भाई हो, तो क्या उनका बंटवारा किया जा सकता है? उसी तरीके से ज्यामिति को आप कक्षा से डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि कक्षा 9 की है या कक्षा 10 की है। इसके बारे में हमें विधिवत नॉलेज लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है। आइए हम आगे बात करते हैं। तो जो ज्यामिति है वो आज से नहीं है कि आज से हम लोग जब से डेवलप हो गए हैं ना, विज्ञान का युग आया है तब से ज्यामिति आ गई है, बिल्कुल सरासर अन्याय है। ज्यामिति का हमें साक्ष्य जो है वो बहुत प्राचीन काल से, कब से? ज्यामिति का साक्ष्य जो है प्राचीन काल से। प्राचीन काल का तात्पर्य है कि चाहे बेबीलोनिया की सभ्यता देखिए, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, बेबीलोनिया की सभ्यता ना, किसकी सभ्यता? बेबीलोनिया की सभ्यता पढ़े होंगे ना। अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको हटा दीजिए, आप हड़प्पा की सभ्यता जरूर पढ़े होंगे। किसकी सभ्यता? आप हड़प्पा की सभ्यता जरूर पढ़े होंगे। ठीक है? जब आप हड़प्पा की सभ्यता पढ़े होंगे तो वहां आपको एक बात पता होगा कि हड़प्पा की सभ्यता में नगर बसे हुए थे। क्या बसे हुए थे? नगर बसे हुए थे। और नगर कैसे बने? जब नगर बसे हुए थे तो नगर बने कैसे? भाई बिना ज्यामिति के तो नगर बन नहीं सकते।
घर आप कैसे बना लोगे? बिना ज्यामिति के घर आप बना नहीं सकते। ठीक है, तो हम बेबीलोनिया की सभ्यता को हटा दे रहे हैं, हम सिर्फ हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जो आज के मुख्य मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है आप लोगों को। तो वहां पे ईंटों की जो साइज है वो 4:2:1, कितना? 4:1, कितने की? 4:1। इसका तात्पर्य क्या है कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये उसकी हाइट है ना। तो बिना ज्यामिति के कैसे संभव हो पाया? वहां नगर इतनी सुंदर कैसे बने, सड़कें कैसे बनी? ठीक है, तो और कई इसके साक्ष्य मिले, जैसे अथर्ववेद में अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि ज्यामिति के और साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आपको बता दें। ठीक है, अथर्ववेद के, कहाँ से? अथर्ववेद के श्री यंत्र से। कहाँ से? श्री यंत्र से। 9 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हम आपको बताएंगे, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। अगर ये भुजा है, भुजा किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर हों तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। 9 समद्विबाहु त्रिभुज की एक ऐसी आकृति मिली है जिसमें लगभग 43 छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 43 छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं। तो बिना ज्यामिति के भी नहीं संभव हो पाएगा। ठीक है, तो ये ज्यामिति के साक्ष्य हैं। ये क्या है? ज्यामिति के साक्ष्य हैं जो आपको जानकारी रखना चाहिए कि आज से नहीं, हमारे पुरखे पुरनिया जो हैं वो भी कुछ न कुछ ज्यामिति के ज्ञाता थे। कुछ नहीं, बहुत कुछ ज्यामिति के ज्ञाता थे। सारी रिसर्च जो है ज्यामिति की वहीं से आई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे ना, जानना होगा। कोई भी अगर आप आकृति करेंगे, मान लीजिए पृथ्वी की माप हुई होगी, पुरखा पुरनिया हमारे दादा परदादा आपके अगर ज्यामिति की उपयोग किए हैं तो किसमें किए होंगे? नापने में, मापने में किए होंगे। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, क्या है? आपका एक खेत है ना, इसे मापे होंगे। क्या किए होंगे? इसे मापे होंगे। तो ये जो इस तरीके से नापे होंगे लंबाई होगी, इधर से नापे होंगे बताए होंगे कि चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई है। लेकिन लंबाई है और चौड़ाई है, ये कैसे क्लियर होगा? कैसे नापेंगे? तो सबसे पहले हमें बिंदु पता होना चाहिए। ज्यामिति जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बिंदु पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हमें बिंदु पता होना चाहिए। ठीक है, बिंदु। तो हम लिखेंगे बिंदु। बिंदु क्या होता है? ठीक है, बिंदु ना, पॉइंट इसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक इस तरीके की संरचना होती है। क्या होती है? इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, जिसमें पॉइंट का आशय है कि एक अविभाज्य, जैसे परमाणु में हम जब विज्ञान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि पहले परमाणु क्या था? जब हर्षकणाद खोजे थे अणु तो ये बताए थे कि एक अविभाज्य कण है। ठीक है, बाद में उसमें परमाणु आया, परमाणु में भी बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आ गए ना। आज तो आगे विज्ञान पहुंच गया है। इसी तरीके से कण वो है, वो सॉरी बिंदु वो है जो कि एक अविभाज्य हिस्सा है स्वयं का, उसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें न तो लंबाई हो, क्या हो? न तो लंबाई हो, न ही चौड़ाई हो ना, और न ही ऊंचाई हो। क्या हो? न ही ऊंचाई हो। बात समझ में आया? न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। देखिए, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि सर बिंदु पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन अगर आपको आखिरी सीढ़ी पे जाना है तो आपको पहली सीढ़ी से ही शुरुआत करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिंदु न पता हो, उनको आगे की बातें नहीं समझ में आएगी। अगर आपको आगे की बातें जानना है तो पीछे की बात आपको जानना जरूरी है। लेकिन लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है, तो फिर क्या है बिंदु ना? लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं, लेकिन फिर भी उसका मान जो है वो नगण्य नहीं है। क्या नहीं है? नगण्य नहीं है। उसे क्या कहेंगे? उसे बिंदु कहेंगे। न लंबाई है, न चौड़ाई है, इतना कुछ न होते हुए भी उसका मान नगण्य नहीं है। बात समझ में आया? अब इन्हीं बिंदुओं के समूहों से, किसके? इन्हीं बिंदुओं के समूहों को अगर हम ऐसे 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 मिला लें, आप देखेंगे तो एक रेखा का रूप ले लेगी। क्या ले लेगी? रेखा का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? रेखा का। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि रेखा क्या है। हमें 3 बात जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें ज्यामिति पढ़ना है तो एक रेखा जानना जरूरी है। ठीक है, एक रेखा खंड जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? रेखा खंड जानना जरूरी है। हाँ, थोड़ा कम अक्षर बड़े लिख रहे हैं आप, उसके लिए आप थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए, कल से थोड़ा सुधार करेंगे लिखावट में। ठीक है, रेखा, रेखाखंड और किरण, इसमें हमें अंतर जानना होगा। क्या करना होगा? हमें इसमें हमें अंतर जानना होगा।
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या करेंगे? तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए बातें कान अच्छे से सुनिए और वीडियो को सही से देखिए। जो आपको अच्छा लगे, मतलब जो आपके काम की चीज है उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, तभी बातें आगे क्लियर हो पाएंगी, अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, सारी बातें आएंगी, नॉलेज की भी बातें आएंगी। अभी फिलहाल छोटी बात आपको लग रही होगी कि छोटी बात है, लेकिन यही बातें छोटी छोटी कल आपके लिए बड़ी बात बन जाएगी। ठीक है, तो हमें रेखा जानना है। क्या जानना है? रेखा, कि रेखा क्या है। ठीक है, रेखा ये इस तरीके की आप आकृति देखे होंगे, ये रेखा है। क्या है? रेखा है। ठीक है, ये क्या है? ये रेखा है। एक मिनट, रेखा क्या है? देखिए, रेखा इस तरीके की आप अगर संरचना देखेंगे, ये रेखा है जिसके न इस किनारे का पता है न तो उस किनारे का पता है ना। जरूरी रेखा ये भी है, इसे में रेखा ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसका न तो ये किनारा पता है आपको, न तो एक किनारा पता है। ये क्या होगी? ये रेखा होगी। लेकिन रेखाखंड क्या होगा? रेखाखंड होगा लाइन सेगमेंट की। अगर हम बात करें कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो रेखाखंड जो है वो होगा ए, पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी लिख लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये क्या है? ये रेखाखंड है। इसका ये भी किनारा निश्चित है और इसका ये भी किनारा निश्चित है। ये क्या है? रेखाखंड है। ठीक है, अब बोलेंगे गुरुजी किरण क्या होती है? क्या होती है? किरण क्या होती है? ठीक है, तो किरण क्या होती है ये जानना हमको बहुत जरूरी है। ये जानना हमको बहुत जरूरी है। ठीक, कि भाई किरण क्या होता है। ठीक है, तो किरण का क्या होता है? जैसे रेखा में आपको दोनों छोर पता होते हैं और रेखाखंड में कोई छोर, रेखाखंड में दोनों छोर पता होते हैं और रेखा का कोई भी छोर आपको पता नहीं होता। लेकिन किरण में इसके जस्ट उल्टा होता है, उसका एक छोर पता होता है। क्या होता है? रेखाखंड का एक छोर, सॉरी किरण का एक छोर पता होता है ना। जैसे आप टार्च बारते हैं, सर्च लाइट बारते हैं, तो आपका ए वाला कार्नर तो पता है, ए वाला कार्नर आपको पता है, लेकिन ए वाला कार्नर आपको पता नहीं है। ठीक है, ये क्या है? किरण है। समझ में आया? रेखा क्या है? रेखा के दोनों छोर पता नहीं है। रेखाखंड क्या है? जिसके दोनों छोर पता है हमें। ठीक है, और किरण क्या है? किरण है। ठीक है, यदि हम ये कहें कि किसी रेखा के, किसी रेखाखंड के, किसी रेखाखंड के, मान लीजिए भी है, अगर इसके दोनों किनारों को हम इस तरीके से बढ़ा दें, क्या कर देंगे? इस तरीके से बढ़ा दें, तो वो एक रेखा का रूप ले लेगी। क्या कर लेगी? वो एक रेखा का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? अगर किसी रेखाखंड के लाइन सेगमेंट के दोनों कॉर्नर को अगर हम बढ़ा दें ना उसी के सीधे में, तो क्या ले लेगी? वो एक रेखा का रूप ले लेगी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। बात समझ में आ रही हो आप लोगों को? एक मिनट, आइए, ये हो गया रेखा है आपका। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना होगा किरण, कोण पढ़ना होगा। किरण पढ़ लिए, रेखा पढ़ लिए, रेखाखंड पढ़ लिए, उसके बाद हमको कोण पढ़ना होगा। कोण क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। कोण क्या होता है? जहां से दो किरणें ना, वो बिंदु जहां से दो किरणें, क्या, जहां से दो किरणें ना शुरुआत करें, दोनों किरणों का शुरुआत जिस बिंदु से होता है जहां मिलती हैं ना, और इनके बीच में जो झुकाव, कह सकते हैं कि दो रेखाखंडों के या दो किरणों के, ठीक, दो रेखाखंडों के भी कह सकते हैं, दो किरणों के, क्योंकि इसका एक कारण पता है तो ये भी किरण हो सकती है, ये भी किरण हो सकती है। तो दो किरणों के झुकाव को ना, उनके बीच झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके बीच झुकाव कोण कहते हैं ना। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स ना, क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स को हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे, दैट्स कॉल्ड एंगल ना। तो कोण क्या होता है? दो रेखाओं का या दो किरणों का जहां झुकाव बिंदु मिलता है वहीं पे कोण का निर्माण होता है। बात समझ में आया? अब दूसरी बात आती है कि भुजा क्या है। भुजा क्या है? तो भुजा जहां पर ये दो किरणें आकर के मिलती हैं, ये कोण है ना, ये कोण की ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये जो जहां से दोनों किरणें निकल रही हैं, दोनों किरणों को हम क्या कहेंगे? एक किरणें आर्म्स हैं। क्या है इनकी?
इस कोण की आर्म्स से, आर्म्स A1, आर्म्स A2। बात समझ में आया? ये क्या है? ये भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। अब दूसरी बात हम सीखेंगे वर्टेक्स, जिसे कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या सीखेंगे? शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष वो है जहां दोनों किरणें आकर के मिल रही हैं, एंगल का निर्माण कर रही हैं, कोण का निर्माण कर रही हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट शीर्ष है। बड़े सावधानी पूर्वक समझिए। क्या है? ये शीर्ष है। ये दोनों भुजाएं हैं और ये जो बन रहा है दोनों रेखाओं के, रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव है वो क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। वो क्या बन रहा है? वो कोण बन रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई होगी। ठीक, अब जब आप कोण पढ़ लिए तो आप कोण में कई तरीके के कोण पढ़ चुके होंगे। जैसे आप बोलेंगे सर जी हम पढ़ चुके हैं न्यून कोण। बड़े सावधानी पूर्वक समझिए। कौन सा कोण? न्यून कोण। ठीक है। एक आप पढ़े होंगे सम कोण। क्या पढ़े होंगे? सम कोण। बिल्कुल पढ़े होंगे। सम कोण का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। फिर आप पढ़े होंगे अधिक कोण। क्या पढ़े होंगे? अधिक कोण। ठीक है। सुनिए, अच्छे से सुनिए, बातें आपको याद भी होती रहेंगी। बहुत रटने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स रटा नहीं जा सकता है। समझिए, इसकी उपयोगिता को समझिए कि इसकी उपयोगिता कितना ज्यादा है। इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। जितना इसे हम हल्के में लेते हैं, कहीं उससे अधिक इसकी उपयोगिता है। अगला आप पढ़े होंगे क्या? रिज कोण। क्या पढ़े होंगे? रिज कोण। ठीक है। क्या पढ़े होंगे आप? रिज कोण। थोड़ी लिखावट में अभी समस्या है, फर्स्ट डे सेकंड डे है। रिज कोण पढ़े होंगे। ठीक है। फिर आप एक पढ़े होंगे परिवर्ती कोण। क्या पढ़े होंगे? परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण। ठीक है। कोई समस्या नहीं, पढ़े होंगे, हम बता रहे हैं नहीं पढ़े होंगे तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, न्यून कोण का तात्पर्य क्या है कि अगर कोण, यदि कोई कोण ना, उसका मान क्या? उसका मान 90 डिग्री से लेस हो। क्या हो? x इज लेस देन 90। ठीक है। कितना? 90। या थीटा मान लो। यदि x इज लेस देन 90 है तो वो कोण क्या होगा? वो कोण न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। यदि कोई कोण समकोण की बात करें, समकोण क्या होगा? ये न्यून कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया? ये न्यून कोण हो गया। ठीक है। न्यून कोण हो गया। अगर हम समकोण की बात करें, इसकी बात करें, समकोण की बात करें, तो दो रेखाओं के बीच में, ठीक है, दो रेखाखंडों के बीच में या दो किरणों के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बने, एग्जैक्ट, न कम न बराबर, x इक्वल टू 90 या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का कोण बने, तो ये समकोण होगा। क्या होगा? ये समकोण होगा हमेशा। क्या होगा? ये समकोण होगा। ठीक है। अब हम बात करें अधिक कोण की, स्टेप बाय स्टेप। तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण कुछ इस तरीके से होता है। एक मिनट। अधिक कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा हो। क्या हो? 90 डिग्री से तो बड़ा हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? 180 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब थीटा इज, क्या करेंगे? थीटा इज ग्रेटर देन 90। क्या होगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 90 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 180 से छोटा होगा। क्या होगा? 180 से छोटा होगा। बात समझ में आया? इसे क्या कहेंगे? इसे हम अधिक कोण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये कौन सा कोण है? बोलिए कौन सा कोण है? आप बोलेंगे ये न्यून कोण है। कौन है? ये न्यून कोण है। ये समकोण है और ये अधिक कोण है। बात समझ में आया? अब बताइए, रेखा क्या है? रेखा वो हो जिसके दोनों किनारे नहीं पता है हमें। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड वो है जिसके हमें दोनों किनारे पता है ना। किरण क्या है? एक कार्नर तो हमें पता है, अगला वाला कार्नर हमें पता ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। ठीक है। कोण क्या होता है? दो किरणों के बीच झुकाव को, किसको? दो किरणों के बीच झुकाव को, या दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है। और जो कोण बनाती हैं रेखाखंड, वो क्या कहलाती हैं? वो भुजा कहलाती है। फार आर्म समकोण भुजा। शीर्ष क्या होता है? जहां पर एंगल बनता है, जहां दोनों किरणें आकर के मिलती हैं ना, वो पॉइंट शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला पॉइंट शीर्ष कहलाता है। ठीक। अब हमें रिज कोण और परिवर्ती कोण बताना है। क्या बताना है? रिज कोण और परिवर्ती कोण बताना है। ठीक है। बाकी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो बात समझ में नहीं आएगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। आइए, अब कह रहा है कि हमें रिज कोण बताना है। तो रिज कोण का तात्पर्य क्या है? रिज कोण का तात्पर्य है कि अगर, ठीक है, यहां से यहां तक का जो कोण है, ये वाला कोण, ये पूरा कोण 180 डिग्री का कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ये रिज कोण कहलाएगा। कितना, क्या कहलाएगा? रिज कोण। क्या कहलाएगा? रिज कोण कहलाएगा। ठीक है, थोड़ी लिखावट में समस्या हो रही है, उसके लिए खेद है आप लोगों से। ठीक है, रिज कोण क्या कहलाएगा? देखिए, रिज कोण क्या होता है कि, एक मिनट, रिज कोण कितना होता है? हमेशा सदैव, जैसे समकोण 90 डिग्री का होता है, वैसे रिज कोण क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। और परिवर्ती कोण, कौन सा कोण? परिवर्ती कोण। ठीक है, परिवर्ती कोण क्या होता है? यहां से लेकर के यहां। ठीक है, थीटा इज ना ग्रेटर देन 180। कितना होगा? थीटा इज ग्रेटर देन 180। 180 से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा कितने से? 360 से। कितने से छोटा होगा? 360 से छोटा होगा। बात समझ में आया? कितने से छोटा होगा? 360 से छोटा होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये परिवर्ती कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कोट पूरक कोण और पूरक कोण या समपूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि अगर दो कोणों का योगफल, किसका? दो कोणों का योगफल, जैसे मान लीजिए एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है, और दोनों मिलाकर यदि 90 हो जाए, क्या हो जाए? 90 हो जाए, तो ये बात क्या कहलाएगी? ये बात पूरक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूरक कोण कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ए 90 डिग्री है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये कोण x है और ये कोण क्या है? ये y है। ठीक है, और दोनों का योगफल क्या है? 90 डिग्री है, जिसे क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। और समपूरक कोण क्या कहलाता है? समपूरक कोण का आशय क्या है कि अगर दो कोणों के बीच, जैसे मान लीजिए अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा, कितना? अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा समपूरक कोण। क्या कहलाएगा? ये कोण समपूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। बात समझ में आया? समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, और आज हम आपको क्या बताए? ज्यामिति की उत्पत्ति बताए। कहाँ से उत्पत्ति हुई ज्यामिति की? जैसे हम आपको बताएं, आप देख लीजिए। ठीक, ज्यामिति की जो उत्पत्ति है वो जियो शब्द से हुआ है, और जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है भू। जियो का अर्थ क्या होता है? भू होता है। क्या होता है? भू होता है। जैसे देखिए यहाँ पे है, जियो का अर्थ क्या होता है? भू। भू माने क्या होती है? पृथ्वी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी जल्दी। और मेट्रियन मीन्स माप होता है। पृथ्वी के माप से ही ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ठीक। और कब शुरू हुई? बहुत सारी सभ्यताएं हैं, चाहे आप बेबीलोनिया की सभ्यता ले लीजिए, मिस्र की सभ्यता ले लीजिए, चाइना की सभ्यता ले लीजिए, हड़प्पा की सभ्यता ले लीजिए, कोई भी सभ्यता अगर आप लेंगे, वहां पे नगर बसते थे, बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो बिना ज्यामिति के संभव नहीं था। अथर्ववेद में इसका प्रमाण भी मिला है, मैं आपको बता दिया हूँ, समद्विवाद रोज मिले थे। ठीक है, और उपयोग के बारे में हम आपको बता ही दिया हूँ, ज्यामिति का क्या क्या उपयोग है यूपीपी में, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे ना, 9-10 के पेपर में, 9th-10th के पेपर में, अन्य बहुत जगह कहीं भी अगर आप जाएंगे वहां उपयोग होगा ही। ठीक, उसके बाद हम आपको रेखा बता दिए। क्या बता दिए? रेखा बता दिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको रेखा बता दिए। तो रेखा, रेखाखंड और किरण बता दिए, शीर्ष बता दिए, कोण बता दिए, उसकी भुजाएं बता दिए, और कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, शीर्ष कोण, परिवर्ती कोण, सब बता दिया आपको। ठीक है, और इससे इतने से ज्यामिति नहीं समाप्त हो जाती है। अभी तो सिर्फ ज्यामिति की 2 भुजाएं हमने सीखा है और कुछ भी नहीं सीखा है।
उसके बाद पूरक कोण बता दिए और समपूरक कोण बता दिए। पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री अगर उसका योगफल है तो पूरक कोण होगा, और अगर दोनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री है तो क्या होगा, समपूरक कोण होगा। क्या होगा, समपूरक कोण होगा। ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, हम आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हल करके बताइए हमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x और y एंगल x एंड एंगल y एक दूसरे के क्या है, कोट पूरक कोण है। क्या है, एक दूसरे के कोट पूरक कोण है। क्या है, एक दूसरे के कोट पूरक कोण है। ठीक, अगर एक दूसरे के कोट पूरक कोण हैं, क्या है, एक दूसरे के कोट पूरक कोण हैं, तो क्या है, कोट पूरक कोण है। क्या है, 1 मिनट, लिखने में थोड़ी सी समस्या आई है। अगर कोट पूरक कोण है, क्या है, कोट पूरक कोण है, मान लीजिए एंगल x एंड एंगल y एक दूसरे के क्या है, कोट पूरक कोण है, और एंगल x का मान कितना है, 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री है। तो आपको एंगल y का मान बताएं। क्या होगा, एंगल y का आप मान बताएं। दूसरा हम आपको दे रहे हैं कि एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा, क्या, एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण है। क्या है, समपूरक कोण है। कमेंट करके बताएं अगर आपको समझ में आया है तो। समपूरक कोण है। ठीक है, अगर समपूरक कोण है अल्फा और बीटा का मान 35 डिग्री है। कितना है, 35 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मान लीजिए θ1 एंड θ2, ये θ1 है, θ2 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण है। कितने हैं, समपूरक कोण है। क्या है, समपूरक कोण है। ठीक, और यदि क्या, यदि, ठीक है, यदि θ1 इज इक्वल टू क्या, फाइल लिख दिया हूं, 1 सेकेंड, चलिए फाइल लिख दिया हूं जल्दबाजी में, थीटा इसे, ठीक ना। यदि θ1 इज इक्वल टू 92 डिग्री, कितना, 92 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ2। ठीक है, कमेंट करके बताओ यदि आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों कल हम इसी समय पे फिर से, और बहुत जल्द ही हम, उम्मीद है कि लाइव भी आना शुरू कर देंगे अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरीके से बना रहा। तो अभी तो हम सिर्फ आपको ज्यामिति के बारे में परिचय करा रहे थे, और खुद हम लैपटॉप पे जो पेन ड्राइव है उस पर लिखना सीख रहे हैं। उसके बाद स्पीड और क्वालिटी हम आपको कल से देंगे। ठीक है, जुड़िए आप लोग, आनंद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही एक बात मेरा आप लोग याद करिए, हमेशा ध्यान रखिए कि विद्या जो है वो न तो विवाद के लिए होती है, न तो नौकरी के हित के लिए होती है। ठीक है ना, विद्या तुम्हारा नाश हो जो नौकरी के हित बनी। ठीक है, आप पढ़िए, न तो उसे कक्षा के लिए डिवाइड कीजिए कि कक्षा किस कक्षा की है, और न ही उसे विवादास्पद बनाइए। पढ़िए मन लगा करके, जो भी ज्ञान होगा वो सब दिया जाएगा, आप लोगों का हेल्प किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे कल इसी समय पर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय।